हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट मेंटर्स पावर्ड बाय सिंपल लाइफ। आज की वीडियो में बेटा हम लोग समझेंगे कि नीट 2026 की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर नीट 26 को कैसे हम तैयारी करें, या नीट 25 में जैसा टफ पेपर आया था क्या वैसे ही पेपर 26 में भी आएगा। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए बनाई है जो कि ड्रॉपर हैं, जो 12th पास आउट है और नीट 26 के लिए अपियर कर रहे हैं। ठीक है, और इवन क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं जो नीट 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये यूजफुल हो। तो सबसे पहला जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर समराइज किया है। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या नीट 2026 भी नीट 2025 की तरह टफ होगा। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें जेई और केमिस्ट्री में क्या हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जेई लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक, बच्चे पूछ रहे हैं कि हम किस कोचिंग का स्टडी मटेरियल बनाएं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देख के बच्चे सब हो जाते हैं कि रैंक 1 यहाँ से आई है तो ये कोचिंग अच्छी है, रैंक 10 यहाँ से आई है तो ये कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो ये कोचिंग अच्छी है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो क्या नीट 2026 टफ होगा। ठीक है, देखिए हमें अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ हमें आता है। मैं एडवांस जब बोल रहा हूं तो मेरा मतलब जेई एडवांस लेवल नहीं है, मतलब हमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमें नॉलेज होनी चाहिए, थियरी की भी और कॉन्सेप्ट की। ठीक है, और हाँ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर पीछे 5 साल पहले चले जाएं तो हम लोग देखते थे कि जो क्वेश्चन जेई मेंस में या फिर एआई ट्रिपल में आया था किसी जमाने में, वो नीट या फिर एआई पीएमटी हूबहू वही क्वेश्चन रिपीट कर देता। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप लोग नीट 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो परेशान मत होइए कि बहुत टफ पेपर आने वाला है। नहीं, हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें सब कुछ आता हो बेटा। ठीक है ना, हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें सब कुछ आता हो। अब मैदानी जंग में पूछ के तो आप नहीं डिसाइड करोगे ना कि भाई अब कि मैं तलवार से लड़ूंगा, कि मैं भाले से लड़ूंगा, या फिर मैं बंदूक से लड़ूंगा। ठीक है, मुझे तो सब कुछ चलाना आना चाहिए। तो हमारी जो अप्रोच होगी वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमें इस तरीके से करना चाहिए। जेई मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस या एआई ट्रिपल में क्वेश्चन आ गए हैं वो बिल्कुल हमें कंसिडर करने चाहिए जब आप 11th 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायो का एनसीईआरटी लेवल ही होता है। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल से ज्यादा नहीं जाता। 90-95% पेपर जो है एनसीईआरटी से ही आता है। 95 भी कहूं, 90 भी ना कहूं, 95% के आसपास पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो बायोलॉजी के लिए वो चीज सही है। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं कि किस कोचिंग का स्टडी मटेरियल सॉल्व करूं सर। ठीक है, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेने वाला हूं, मगर बेटा सब कोचिंग का स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। अगर कोई ये बोलता है कि हमारा कोचिंग का मटेरियल ब्रह्मा जी ने लिखा है या हमारा कोचिंग का मटेरियल अलग है, बहुत एडवांस है, नहीं, सबके ऑलमोस्ट जो पैकेज बना रहे हैं वो सारे के सारे 4-6 मॉड्यूल, 4-6 इंपॉर्टेंट बुक लेके वो उसी में से सब सेम टू सेम बना रहे हैं। ठीक है, तो सारी कोचिंग का, किसी भी एक कोचिंग का ऐसा मत कीजिए कि XYZ आपने 4 कोचिंगों का स्टडी मटेरियल ले लिया और सारे के सारे आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है कि आपको किसी भी एक बुक या किसी भी एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। ठीक है, और फोमो से बचिए। एक चीज होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चों को लगता है कि यार हम तो यहां पढ़ रहे हैं, अमृत तो कोटा में बरस रहा है या अमृत तो हैदराबाद में बरस रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चीज पढ़ रहे हो, जो मेहनत आप डाल रहे हो अपनी पढ़ाई में, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। कोई कोचिंग, कोई भी किसी कोचिंग का ब्रांड आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, फिर बच्चे पूछते हैं कि क्या सर मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं। बिल्कुल, अगर आपका लास्ट ईयर का स्कोर, मैं बोल रहा हूं अगर आपका लास्ट ईयर का स्कोर 450-500 के आसपास है, तो बिल्कुल आप किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 450 से कम है तो बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तब मैं बोलूंगा फॉलो, सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ लाइए, उसके बाद किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आजकल चल रहे हैं ना कि बहुत सारे एड टेक हैं, अपने एड देते रहते हैं कि
सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से होगा। उन भाई साहब को भी मैं बताना चाहता हूं और सारे बच्चों को बताना चाहता हूं, आपके पास जब कॉन्सेप्ट होंगे तभी तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर आपका 450 से ज्यादा स्कोर है, 500 के आसपास स्कोर है, तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपका स्कोर है 150, आपका स्कोर है 100, आपका स्कोर है 200 नंबर, तो बेटा आपके जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में, वो सारे के सारे हिले हुए हैं। ठीक है, तो तब वो टेस्ट सीरीज आपकी मदद नहीं कर पाएगी। पहले क्या होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी का एप्लीकेशन क्लियर करना पड़ेगा, तब थर्ड स्टेज पे आओगे आप टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें बेसिक से लेकर जेई मेंस लेवल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और बिल्कुल मत घबराइए कि बहुत टफ पेपर आने वाला है, नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप थ्रू हो जाओगे एग्जाम से। ठीक है, अब एक और चीज बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर अगर टफ आएगा, बेटा अगर पेपर टफ आएगा तो जो आपका कट ऑफ है वो कम जाएगी। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई थी, इस साल कट ऑफ कम थी, 550 पे बच्चों को मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हमारी जो जंग है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, हम एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहे, पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो 550 पे भी इस बार मिल गया। ठीक है, तो अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। ठीक है, आप ही के लिए सर टफ नहीं आएगा, सबके लिए टफ आएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वही आपका हथियार है नीट 2026 के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी वो भी हम समझते हैं। ठीक है, आइए तो देखो, हमने जो प्रैक्टिस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक दिसंबर तक और एक दिसंबर से नीट 2026 मतलब फर्स्ट संडे ऑफ मंथ, उस तक हमने इन दो पार्ट्स में हमने अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड किया। सबसे पहले होगा कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रैक्टिस होगा, जो कि हम अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम थियरी भी पढ़ेंगे, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। अकेले थियरी पढ़ने से या सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है, मैं पिछले 18 साल से यही काम कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन हो रहा है, 200 नंबर आए हैं लास्ट ईयर, क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे बेटा? जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्या एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा रिवीजन का, साथ साथ हम क्या करेंगे उसमें हम मॉक टेस्ट देंगे। तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों जगह कर रहे हैं। देखो, हम जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है यहां पर भी कर रहे हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम मॉक टेस्ट में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको होना चाहिए दिसंबर तक मुझे अपना कोर्स 100% कंप्लीट करना है। आप जिस भी कोचिंग में हैं, ठीक है, आपको पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और दिसंबर के बाद जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, या 11th का पूरा एक टेस्ट देंगे, फिर 12th का एक पूरा टेस्ट देंगे, फिर 11th 12th के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर वीक एक मॉक टेस्ट हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। इस वाली अप्रोच के लिए हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, अभी जो हमारा है वो ये है। ठीक है, कि दिसंबर तक हमें क्या करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हमें तैयारी करनी है बेटा? मैं बोलता हूं कि अगर हम अभी दिसंबर तक कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें दिन में 12 से 14 घंटे हमें पढ़ना है बेटा। 12 से 14 घंटे हमें पढ़ना है। ठीक है, 12 to 14 आवर्स शुड बी योर स्टडी टाइम। ठीक है, अब स्टडी टाइम में कोचिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा, वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, तो जब हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कर रहे हैं तो हम थियरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, थियरी पढ़ने का मतलब बस थियरी नहीं पढ़ना है, थियरी का एप्लीकेशन भी हम यहां पर सीखेंगे। थियरी एप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और कैलकुलेशन, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थियरी प्लस थियरी एप्लीकेशन, ये हमको दोनों चीज देखनी है। ठीक, इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप को डेली का टास्क देंगे, डेली हम अपना टारगेट सेट करेंगे। डेली का हमारा टारगेट होगा कि फिजिक्स में 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, केमिस्ट्री में डेली 35 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में 70 मतलब बॉटनी के भी 35 और जियोलॉजी के भी 35 क्वेश्चन हमें करने हैं। 140 क्वेश्चंस हमें डेली के सॉल्व करने हैं। अगर आप 26 एस्पिरेंट हो तो इतना आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इतना तो हो ही नहीं सकता, तो बेटा फिर पापा को बोलो कि पैसा इकट्ठा कर लें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों में फीस देने को तैयार हो जाए।
ठीक है। अगर आप बोलते हो कि आपसे नहीं हो सकता तो वो सेकंड ऑप्शन भी आपके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ईयर पापा को बोलो अभी से पैसा इकट्ठा कर ले, नेक्स्ट ईयर लाखों में और करोड़ों में आप फीस जमा करें, ठीक है। जिनसे नहीं हो सकता उनके लिए है, जो करना चाहते हैं उनको 140 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करना। अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलें कि भाई हम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें टाइम लगता है, तो 35 क्वेश्चन हम 1.5 से 2 घंटे में आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम 35 क्वेश्चन आराम से 2 घंटे में हम सॉल्व कर लेंगे फिजिक्स के। केमिस्ट्री के थोड़े से इजी होते हैं ना, इजियर साइड, तो वो हमें 1.5 से 2 घंटे उसमें भी लगेगा। बायोलॉजी ऑन इजियर साइड, तो बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है हम वो बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटे में 70 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील इन बायोलॉजी, वो तो 1 घंटे में एक बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मगर ये हम लोगों ने करा है। अगर आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है तो फिजिक्स में वो टाइम आप थोड़ा सा फिजिक्स को डेडिकेट कर दीजिए, मगर इस समय पे 35 और 70 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के करने चाहिए, ठीक है। अब ये टारगेट बनाइए कि दिसंबर 2025 तक हम लोगों को 25,000 एमसीक्यू बेयर मिनिमम सॉल्व करें, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप जब डेली टारगेट अपना अचीव करोगे तभी आप क्या है, जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर पाओगे दिसंबर तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं कौन सी कोचिंग का स्टडी मटेरियल सॉल्व करूं, कौन सा क्या करूं। देखो कॉन्सेप्ट लर्निंग में सबसे पहले आपकी जो कोचिंग में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं नोट्स, आप जिस भी कोचिंग में हैं, ठीक है, हैव फेथ इन योर कोचिंग, ठीक है, हैव फेथ इन योर फैकल्टी, ठीक है। जो भी सर पढ़ा रहे हैं उनके क्लास नोट्स को सबसे पहले रेफर करना है, सबसे पहले क्लास नोट्स को रेफर करना है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आपके सर ने जो क्लास नोट्स पढ़ाए हैं 1.5 से 2 घंटे में, आप उन्हें सबसे पहले रेफर करेंगे क्लास के बाद। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी टॉपिक आपके सर ने पढ़ा है एनसीईआरटी में एक बार रीडिंग मारिए, और साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल जो इंडेक्स क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है कि इंडेक्स क्वेश्चन डायरेक्ट नीट पूछ लेता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या करना है, या तो अपनी कोचिंग का स्टडी मटेरियल या किसी भी एक बुक को आप फॉलो करिए, वहां से अगर आप एक बुक को थॉरोली सॉल्व करते हैं बेटा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 4 या 5 बुक खरीद लीजिए, अपने घर को बुक स्टोर बना लीजिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बुक को अच्छी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। या तो किसी एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो कर लीजिए या कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए। बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ये वाली बुक ले लूं, मैं ये वाली बुक ले लूं, ये बुक ले लूं, कोई भी एक बुक आपको थॉरोली सॉल्व करनी है। ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन, 95 to 98% क्वेश्चन हर किताब में, हर स्टडी मटेरियल में बेटा सेम है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है और एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल या कोई भी बुक सॉल्व करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज ही करनी है, ठीक है, या कोई और ही आपको थर्ड पार्टी से कहीं और से आपको बाय करना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको 35 से 40 क्वेश्चन डेली के 35 क्वेश्चन करने हैं, तो आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करिए। हर कोचिंग के मॉड्यूल में एक्सरसाइज में 70 to 80 क्वेश्चन बेयर मिनिमम होते ही हैं, 100 150 तक भी क्वेश्चन जाते हैं बेटा। तो एक कोचिंग के मटेरियल को अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, बच्चे पूछते हैं कि सर मैं ये वाली किताब सॉल्व कर लूं तो मेरा नीट का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हर बार बोलता हूं कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है, आप हर बार सोल्यूशन देख के या ऑनलाइन सोल्यूशन देख के, आप चैट जीपीटी से सोल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट में डूबना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आया पीछे तुरंत आंसर देखा और हाँ हो गया, नहीं, आप उस क्वेश्चन को समझिए। एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला, आप उसे सोचिए, उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और अगर वो फिर भी नहीं आता तो उसे टिक कर लीजिए कि कल मैं जाऊंगा या परसों में जाऊंगा अपने टीचर से वो क्वेश्चन या डाउट पूछूंगा, ठीक है। मगर तुरंत उसका सोल्यूशन देख लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। हाँ, तो अभी हमने बात की थी कि 12 से 14 घंटे जो हमें देने हैं वो हम कैसे स्प्लिट अप करेंगे, वो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ बेटा। बहुत सारे लोग समझाते हैं कि टाइम टेबल ये होना चाहिए, सुबह 5 बजे उठो, ये पढ़ो वो पढ़ो, 1 से 2 बजे तक ये पढ़ना है, 2 से 3 बजे तक ये पढ़ना है, लंच करना है, सोना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप 17 से 20 साल के बीच में बच्चे हो, ठीक है। आपको वो डिसाइड करना है कि आपको कब पढ़ना है, मगर हाँ, टाइम आपको डिसाइड करना है कि मुझे इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस चीज को एलोकेट करना है, ठीक है। कब उठना है, कब सोना है, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। जो टाइम टेबल बनाते हैं कि नीट 2026 का टाइम टेबल ये है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, उन टीचरों से भी मैं बोलना चाहूंगा, उन यूट्यूबरों से भी बोलना चाहूंगा कि बेटा भैया कितने बच्चों का सिलेक्शन इस टाइम टेबल से फॉलो करके हो, ठीक है। वो टाइम टेबल आपको, देखिए आपको ये बताया जा सकता है कि बेटा आपको इतने घंटे पढ़ना है, वो टाइम का एलोकेशन कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो देखो ये जो 12 से 14 घंटे हमने डिसाइड किया है, इसमें 5 से 6 घंटे तो हमारा कोचिंग वाला टाइम जाता है, कई कई चीजें 7 घंटे तक भी जा सकता है, ठीक है। 5 से 6 घंटे हम कोचिंग में पढ़ के आए, कोचिंग में पढ़ के आने के बाद ऐसा नहीं कि बस आए और लंच किया और नट्टी भर खा के सो गए, नहीं, वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ब्रेक लेने के बाद, लंच करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद हमको रिवीजन करना है जो भी हमारे टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। सबसे पहली बात, नोट्स को गो थ्रू होना है, ठीक है। जो मैथमेटिकल उन्होंने एक्सप्रेशन बताया उसको लिख के समझना है, ठीक है। बायोलॉजी में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि लेबलिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ठीक है। तो वो आपको करना है। 2 से 3 घंटा आप रिवीजन में दोगे, मेरे हिसाब से 2 घंटा इज मोर देन एनफ, ठीक है। क्योंकि जो आपके टीचर ने डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपके तीन लेक्चर भी हुए डेढ़ घंटे के, 4.5 घंटे आप पढ़ के आए कोचिंग में, तो 1.5 घंटे को रिवाइज करने के लिए आपको आधा घंटा इज मोर देन एनफ। सर के नोट्स को गो थ्रू होना, फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करना, और जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस किए वो आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है। जब आपने एक बार रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ठीक है। ऐसा नहीं बस आए टीचर ने जो पढ़ाया अच्छा देख लिया, अच्छा हो गया, नहीं। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वही कम से कम 2 घंटा दीजिए फिजिक्स को। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, नहीं, ठीक है। आपको 2 घंटा फिजिक्स को देना चाहिए, क्योंकि इस साल भी सबसे टफ जो है वो फिजिक्स था, और नीट वाले बच्चों के लिए जो डिसाइडिंग होता है वो फिजिक्स ही होता है। कहा जाता है बायोलॉजी आपका सिलेक्शन कराता है, तो फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। बायोलॉजी तो सबका 360 होता है, ठीक है, 350 होता है, जो भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर फिजिक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि भैया आपकी जो रैंक आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फिजिक्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। 2 घंटे आपको डेली फिजिक्स को देने चाहिए, और इससे ज्यादा भी अगर रिक्वायरमेंट है इससे ज्यादा दीजिए। मैं ऑन एन एवरेज जनरल बात बता रहा हूँ कि हमें 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 से 2.5 घंटे में हम आराम से 35 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के। केमिस्ट्री कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो उसके 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। बायोलॉजी, मैंने आपको बताया कि बच्चों का बायोलॉजी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के 70 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। फिर भी मैंने यहाँ 2.5 घंटे के आसपास ऑन एन एवरेज लिखा है कि आप थ्योरी भी पढ़ोगे, उसमें आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करोगे, एनसीईआरटी का रिवीजन भी करोगे, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, लेबलिंग वगैरह तो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रॉक्स 2.5 घंटे के आसपास आपको, 2 से 2.5 घंटे आपको बायोलॉजी को देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डेली एनालिसिस करिए, ठीक है। जब आपका दिन स्टार्ट हुआ, आपने जो परफॉर्म किया, रात को उसका एनालिसिस करिए कि भाई मैंने जो अपने आप को टारगेट दिया था, क्या वो मैंने टारगेट अचीव किया। हो सकता है स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन नहीं होगा, 15 दिन हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन ही होंगे, मगर ग्रेजुअली बेटा रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। एक दिन में आप सोचो कि आज मेरे 60% परफॉर्मेंस है, कल को 100% हो जाएगी, नहीं। मगर लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका जो ग्राफ है परफॉर्मेंस का वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करना है कि मैंने जो अपने आप को टारगेट दिया था, क्या वो टारगेट मैंने अचीव किया, ठीक है। दूसरी चीज आपको डिसाइड करनी है कि वो टारगेट अगर मैंने अचीव नहीं किया है तो उसके बीच में क्या प्रॉब्लम आई, क्या मैंने टाइम कहां पर किल किया, ठीक है। मैंने जो डेविएशन हो रही है मेरी पढ़ाई से, वो डेविएशन किन कारणों से हो रही है, वो कारण भी आपको एनालाइज करने हैं और उनको मिनिमाइज करना है या बिल्कुल एलिमिनेट करना है, ठीक है। एक दिन में तो एलिमिनेट नहीं होगा, पहले मिनिमाइज करेंगे फिर ग्रेजुअली वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या करें क्या ना करें इस समय। देखो सबसे पहले स्टे पॉजिटिव। आप एक चीज मान के चलिए, हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के,
वो एक चीज बोलते थे कि बेटा ये चीज मान के चलो, अब तक जो हुआ सब गलत हुआ, अब सब सही होगा। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है, ठीक है। अब तक जो हुआ सब गलत हुआ, अब जो होगा सब सही होगा, ये आपका मोटो होना चाहिए। दूसरा, थोड़ी देर आत्मचिंतन कीजिए। मैं वो एनालिसिस वाली बात कर रहा हूं ना, ये नहीं कि पढ़ाई के ब्रेक के बीच में आराम से म्यूजिक सुनो, 15-20 मिनट अपने आप को शांत करो, माइंड एकदम काम होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप स्विच कर पाओगे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट। ये नहीं अरे यार फिजिक्स में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अरे केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ गया। अरे भाई, आपके साथ जो हो रहा है वही 25 लाख बच्चों के साथ हो रहा है, मगर अपनी जो वीकनेस है उसी को तो मुझे स्ट्रॉन्ग करके G26 क्लियर करना है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी वीक एरियाज पे काम करना है, ठीक। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। देखिए, इस दौरान आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करिए, पेरेंट्स भी आपको मोटिवेट करेंगे, कोई नहीं बेटा हो जाएगा, ग्रेजुअली हो जाएगा। टीचर से बात कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आप बिल्कुल बैठ के बात करिए, ठीक है, कि सर मुझे फिजिक्स का जो मैथमेटिकल टूल है वो समझ में नहीं आ रहा, सर ये जो ग्राफ थ्योरी है वो कैसे आप ग्राफ बना लेते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप अपने टीचर के साथ बैठिए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। टीचर को अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो टीचर उसका सोल्यूशन बता पाएंगे, क्योंकि वो टीचर जो है पिछले 10, 15, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनके पास हर साल बच्चे आते हैं ऐसी प्रॉब्लम लेके, ठीक है। उन प्रॉब्लम को अगर हम ओवरकम कर जाएंगे बेटा, ठीक है, उन प्रॉब्लम से अगर हम निकल जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस समय पे कूल एंड काम रहना है, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज, आराम से। देखिए वो है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आमद जात के सिर पर पड़त निशान। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ये है कि हमें बस लगे रहना है पढ़ाई में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हम समझ में आ जाएगा, नहीं, कई बार होता है 10 बार भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता, मगर हमें 11वीं बार पढ़ना है। परसिवरेंस होना चाहिए। नीट में क्या होता है, परसिवरेंस, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं, परसिवरेंस, गिव अप नहीं करना है, बस लगे रहिए पढ़ाई में, ठीक है। अब क्या नहीं करना है आपको वो मैं बताता हूं, ये बहुत जरूरी है। क्या करना है ये तो आपको पता चल गया, क्या नहीं करना है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप रील देखोगे उसमें बोलेगा आज रात तक ये ऑफर वैलिड है, आज हमारा टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आज हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 30% ऑफ आज ये। नहीं भैया, आपने जो कोचिंग ज्वाइन की है, आप जो बुक सॉल्व कर रहे हो, आप जिस किताब से एमसीक्यू बना रहे हो, कंसीडर कीजिए वो बेस्ट है। सब कोचिंग में मैंने आपको बताया बेटा, सब कोचिंग का स्टडी मटेरियल सेम है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 90 to 95%, और मैं बोलूं तो 98% तक सेम है, ठीक है। सारी कोचिंग स्टैंडर्ड बुक कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है, उसमें जो कुछ क्वेश्चन है वही सब कोचिंगों के क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। अमृत यही बरस रहा है, ये मत सोचिए कि मैं यहां हूं, अमृत कोटा में बरस रहा है, अमृत नागपुर में बरस रहा है, अमृत हैदराबाद में बरस रहा है, चेन्नई में बरस रहा है, नहीं। आप जहां पर मेहनत कर रहे हो, हम जहां पर समुद्र मंथन कर रहे हैं, जहां पर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर अमृत निकल रहा है, ठीक है, वहीं पर अमृत बरस रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ दीजिए। ये सब टैक्टिस है, मार्केटिंग टैक्टिस है कि आज रात तक ये कोर्स है, ये हमारा जो बैच है, ये ऑल इंडिया रैंक 1 ने लिया था, ऑल इंडिया रैंक 10 ने लिया था, हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए। नहीं, उनसे पूछिए भाई साहब, उन बच्चों के नाम भी बताइए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, हमें टाइम किल नहीं करना है बेटा, टाइम किल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चे कहां टाइम किल करते हैं, सबसे पहले वेब सीरीज, सबसे पहले सोशल मीडिया, सबसे ऊपर कि बच्चे पूरे दिन रील देखते रहते हैं। आप रील में एक बार लग जाते हो, पता चलता है 4-5 घंटे में एक रील से दूसरी रील स्क्रॉल डाउन करते जाते हो, रील देखते जाते हो। तो सबसे पहले सोशल मीडिया बिल्कुल आपको खत्म कर देना है। टेलीग्राम चैनल होना चाहिए जिसमें आपको कंटेंट मिले, ठीक है, वो एक होना चाहिए। बाकी आपका कोई भी इंस्टाग्राम और ये वो अकाउंट नहीं होना चाहिए, यूट्यूब वगैरह कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कर भी रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो, तो पढ़ाई की चीजें देखिए, ठीक। दूसरा, दोस्तों के साथ ये मोमोज वाला जो कल्चर है ना, कि शाम को 5 बजे चलो यार मोमोज खाने, 4-5 एक स्कूटी पे 3 दोस्त चढ़ गए, दूसरी स्कूटी पे 3 दोस्त, और फिर चल दिए मोमोज खाने। वो टाइम किलिंग का सबसे आजकल सबसे ज्यादा हॉट चल रहा है, ठीक है। मोमोज खाने चले गए, चाउमीन खाने चले गए, वो नहीं करना है डेली बेसिस पे।
वीडियो गेम, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। पता ही नहीं चलेगा, आनंद आता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा जब आप देखेंगे वो 4 घंटे से मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, अच्छा कोई नहीं, आज नहीं खेलूंगा, कल खेलूंगा, कल बस 1 घंटा खेलूंगा। स्टार्ट होता है वो 15-20 मिनट से, मगर वो आपको पता नहीं चलता है आपका 1.5-2 घंटा 3-4 घंटे कब खत्म हो गए। तीसरी चीज, वेब सीरीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये समझिए, ये आप प्रण लीजिए कि अब जो मैं वेब सीरीज देखूंगा, नीट 26 सिलेक्शन के बाद मैं वेब सीरीज देखूंगा। ये आपका मोटो होना चाहिए। सब आपके फोन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी टाइम किल कर रहा है, जो भी चीज, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज, यहां पर पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। कोई वेकेशन प्लान नहीं करना है आपको। जुलाई आ गया, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपको कोई भी वेकेशन प्लान नहीं करना है। कोई भी सोशल एंगेजमेंट्स में अपने बच्चों को नहीं लेके जाना है, और बच्चों को भी होना चाहिए कि पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। बेटा टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है। अगर आप, आज मैं मौसी जी की लड़के की शादी में जा रहा हूं, आज मैं उसकी शादी में जा रहा हूं, आज मैं वहां पार्टी में जा रहा हूं, पेरेंट्स को जाने दीजिए, आप घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। ठीक है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इस समय वेकेशन प्लान ना करें आप लोग। ठीक है। कहीं पर भी अपने बच्चों को अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स वगैरह में मत ले जाइए। अगर कोई इंपॉर्टेंट शादी वादी है, घर का कोई फंक्शन है, वहां आप ले जाइए। वहां पर भी जो मिनिमम आपका टाइम वेस्ट हो, उस शेड्यूल के हिसाब से आप चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो, अगर आप ये सब चीजें करते हो कंसिस्टेंटली टिल दिसंबर, तो आप, नॉट टिल दिसंबर, आप 15-20 दिन करके देखिए भाई, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है जो एकदम जीरो है, वो कम से कम 60-70% आ जाएगा। और आप 1.5-2 महीना करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अब मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आप ये देखिए, जब आपका एग्जाम नजदीक होता है, एग्जाम के दौरान आप कितने कितने घंटे पढ़ते हो, उस दिन फील आती है ना कि क्या अगर मैं ऐसा साल भर पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन होता। तो हमें वो कंसिस्टेंसी अभी से मेंटेन करनी है बेटा, टिल नीट 2026, टिल 1 फरवरी, सॉरी 1 संडे ऑफ मे। ठीक है। ये हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो दिसंबर तक हमें क्या करना है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे ही करना है, मगर हमें ऐसा करना चाहिए अगर हम नीट सिलेक्शन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुझे चाहिए। ठीक है। तो ये था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, रोड मैप दिया है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है फॉर नीट 2026। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, राइट इन द कमेंट बॉक्स की सर अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैम इन कमिंग वीडियोस। ठीक है। अभी हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके लिए कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन अपनी करनी है, किस तरीके से हमें क्या करना है कि हमारी सिलेक्शन इनहैंस हो, पॉसिबिलिटी ऑफ हमारा सिलेक्शन इनहैंस हो सके। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोड मैप सीरीज ऑफ नीट 2026। स्टे पॉजिटिव, शांत रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में कि इस साल आपको सिलेक्शन कराना ही है, 100% आपका सिलेक्शन। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।